नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम एक बार फिर से जुड़े हैं आप लोगों के साथ बीएससी बीएड जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के साथ। पेपर फर्स्ट और यूनिट नंबर है 5। लास्ट जो मैंने क्लास डाली थी उसमें बोला था कि आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा तुरंत की तुरंत मिल जाए। उम्मीद है मैंने आप लोगों से कि चौथी यूनिट जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर ली होगी और आसान यूनिट थी। दोनों यूनिट बहुत ईजी हैं। आप लोग मान के चलिए इसमें से दोनों क्वेश्चन पूरे के पूरे बिल्कुल डिट्टो आप लोगों को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को कवर कीजिए। और आज हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट जो आप लोगों की यूनिट है इसकी यूनिट नंबर 5। दोनों यूनिट ईजी हैं, तो पहले मैंने यही करवाने की कोशिश की है। आप लोग इनको कवर रखिए। अब जो पहली 3 यूनिट है वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द से हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं कि आपकी यूनिट नंबर 5 पार्ट ए के 3 क्वेश्चन यहां पर डाले हैं। पहला है बायो-सावर्ट नियम क्या है। बायो-सावर्ट नियम क्या है? तो आप लोगों को पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये बायो-सावर्ट नियम का फॉर्मूला है कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो धारा के समानुपाती होता है। चाप ये जो चाप की लंबाई आप लोग लेते हो डीएल उसके लिए समानुपाती होता है। साइन थीटा जो थीटा एंगल बनता है उसके थीटा के साथ समानुपाती होता है। और वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, मतलब 1/r² के क्या होता है, ये समानुपाती होता है। r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन सबको एक साथ लिखोगे तो एक कांस्टेंट जो आता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के रूप में आता है। तो ये बायो-सावर्ट का नियम है। इसके कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब इस नियम का यूज करके आप लोग तार वगैरह है उनके सिरों पर आप लोग क्या ज्ञात करते हो, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हो, उस चीज के लिए यूज आता है। इसकी डेफिनेशन इस यहाँ 1 नंबर में पूछी गई है तो केवल डेफिनेशन पूछी गई है। ये बी सेक्शन का क्वेश्चन भी कुछ जगह बन सकता है, आप लोग थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करना। सिंपल पूछ लेगा कि बायो-सावर्ट का नियम क्या है जो हमने यहाँ दिया है। इसके साथ इसका एप्लीकेशन जो है उसमें पूछ लेगा तार की लंबाई के सिरे के सापेक्ष या किसी भी प्रकार से कोई पार्टिकल देके आप लोगों से विद्युत क्षेत्र के मान को क्या करवा लेगा, कैलकुलेट करवा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति क्या है। तो निष्पत्ति जहां भी यूज किया जाता है फिजिक्स में, आप लोग याद रखिए इसका अर्थ होता है अनुपात। अनुपात। तो जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये क्या होता है। तो ये जो होता है इसका जो आंसर होता है ये होगा चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण तथा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का जो अनुपात होता है, कोणीय संवेग। ठीक है। तो जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप दे देना इसकी कि चुंबकीय आघूर्ण और इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहलाता है, जायरोमैग्नेटिक निष्पत्ति भी कहते हैं। 180 डिग्री चुंबकीय विचलन का सिद्धांत आपसे पूछा है तो आप लोग ने ये फॉर्मूला इसका याद कर रखा होगा कि ए बी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, आर थीटा स्क्वायर के समानुपाती आता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और सिद्धांत इसको आप लोगों का याद भी होगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है, अलग अलग पार्टिकल को अलग अलग प्रेक्षित करवाने के लिए किया जाता है, एंगल के साथ आता है। तो आंसर जो है वो इसका ये आता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, मैंने तीनों की डेफिनेशन बता दी है। नेक्स्ट बी पार्ट की बात करें और आप लोग डेफिनेशन वगैरह जो है उनके जो मेन रूट वर्ड है उनको याद रखें। लैंग्वेज आप बना लोगे तो जितनी से मैंने बताया इसका अनुपात ये आप इसको लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इतना तो अब जानते ही हो कैसे इसकी परिभाषा लिखनी है और कैसे वगैरह। और अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है तो मैं जो बता रहा हूँ वो लिख लो, तो उसी को साथ में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और बाकी ऐसा आराम से अगर आप लोगों के पास जो नोट्स हैं बुक है यहाँ तक कि अगर 1 वीक भी है तो ये परिभाषाएं आप लोगों को उसमें मिल जाएगी। चलिए बी सेक्शन की बात करते हैं। बी सेक्शन में है कि ये है तवरीतर। इसमें कुछ तवरीतर यूज किए जाते हैं। इन तवरीतरों की बी सेक्शन में यही दोनों मैंने दी हैं। ये है साइक्लोट्रॉन, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैं साइड में लिख देता हूं। साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन जो तवरीतर होता है, मतलब किसी पार्टिकल को क्या करवाया जाता है, जैसे
कोई बड़ा पार्टिकल है उसको तोड़ना होता है, जो अर्धचालक वगैरह होते हैं, धातु होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए इन त्वरित्र का मेनली यूज किया जाता है। तो जो छोटा पार्टिकल रहते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनको क्या दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, और एनर्जी दे करके जो धातु की सतह होती है उस धातु पर टकराया जाता है, तो उससे उसकी संरचना वगैरह के बारे में क्या ज्ञात किया जाती है। तो उसमें त्वरित्र का पूछा गया साइक्लोट्रॉन कैसे कार्य करता है। भाई साइक्लोट्रॉन कैसे कार्य करता है, इसका सिद्धांत है वो आप लोग डायरेक्ट भी याद रखना, क्योंकि 1 नंबर वाले ए सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। सिंपल लिख देगा साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, तो आप लोग जब यहाँ डिटेल से पढ़ोगे तो भी आप लोग उसको अलग से याद भी रख लेना है। दूसरा त्वरित्र है रेखीय त्वरित्र। रेखीय त्वरित्र जो होता है, तो रेखीय त्वरित्र में जो मान आते हैं, देखो ऐसे नलिकाएं बनाई जाती हैं, पहले छोटी नलिका होती है, फिर नलिका की साइज जो होती है वो लगातार बढ़ती जाती है, तो वो जो त्वरित्र है, तो ये दोनों त्वरित्र हैं बी पार्ट में। इसका मतलब आप लोगों को ये दोनों त्वरित्र कवर करने हैं, और ज्यादातर जो त्वरित्र है वो रेखीय त्वरित्र पूछा जाता है, ज्यादातर ज्यादा इंपॉर्टेंट रेखीय त्वरित्र इनमें से हैं। तो आप लोग ये दोनों याद कर लेना, एक दो और भी त्वरित्र हैं, बीटाट्रॉन वगैरह हैं, तो आप लोग ये दोनों याद कर लेना एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो टो का मान ज्ञात करना है, टो बराबर जो होता है बल आघूर्ण का मान होता है, ये होता है m क्रॉस में b। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, डेराइव करना है, और इस m का वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, NIA के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को निकालना है, क्या, एक समान चुंबकीय में रखे धारावाही लूप के लिए बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो मैंने आंसर बता दिया, इसका टो बराबर होगा m क्रॉस b। ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में दो समांतर धारावाही, ये धारावाही है, धारावाही चालकों के मध्य, धारावाही चालक तारों के मध्य, तार जो होती है ना उसमें, या तार लिख लिया, तार के मध्य चुंबकीय बल की गणना करनी है। देखो मान लो ये एक तार है और इसके समांतर इसके पैरेलल दूसरा तार भी है। इसमें धारा अगर एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही होती है, धारा अगर एक दिशा में प्रवाहित हो रही होती है, तो ये दोनों जो तार होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, मान लो एक में धारा ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, और दूसरे में धारा नीचे की तरफ आ रही है, प्रति समांतर इसको बोला जाता है। तो अगर धारा एक दूसरे के अपोजिट है, प्रति समांतर है, तब यहाँ क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसमें याद रखना रिपल्सन होता है प्रतिकर्षण। और ये अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या आ जाएगा, इसमें आकर्षण, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा, फैराडे के नियम से आप लोग इस चीजों को पता भी होगा। तो आप लोगों को इनके लिए बल की गणना करनी है, ये तार इस पर कितना बल आरोपित कर रहा होगा, ये तार इस पर कितना आरोपित कर रहा होगा। दोनों एक दूसरे पर बराबर बल आरोपित कर रहे होंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। तो ये आप लोगों को पूरा डेरिवेशन करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को, और ये जो दोनों यूनिट है आप लोगों के लिए सबसे पहले डाल दी गई है, सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, ताकि ये दोनों जो इजी यूनिट हैं आप लोग बहुत जल्दी से इन चीजों को कवर कर पाए। तो उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी ये हेल्प हो रही होगी, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। तो मिलते हैं, आप लोगों की पहली 3 यूनिट जो है इसमें, वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए डाले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें अपना, बहुत अच्छे से पढ़ाई के लिए लगे रहें। थैंक यू।